जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ दांव पर लगाकर किसी पिंजरे के अंदर कदम रखता है तो दुनिया को सिर्फ उसकी ताकत दिखाई देती है, लेकिन सच ये है कि उस ताकत के पीछे सालों की ऐसी खामोशी और लाचारी छिपी होती है जिसे कोई नहीं देख पाता। अगर आप कभी अपनी जिंदगी में उस मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां आपको लगा हो कि आपके पास हुनर तो है, लेकिन उस हुनर को तराशने के लिए कोई रास्ता या कोई सहारा नहीं है, तो आज की यह कहानी सीधे आपकी रूह को छू जाएगी। साल 2009 की एक रात थी। ऑक्टागन के अंदर एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसके हाथ उसकी कमर पर टिके हुए थे। चेहरे पर एक बेहद डरावना सुकून था और उसके सामने खड़ा था दुनिया का सबसे खतरनाक लाइट हैवीवेट फाइटर फॉरेस्ट ग्रिफिन, जो अपनी पूरी जान लगाकर मुक्के बरसा रहा था। लेकिन वह मुक्के हवा को चीर रहे थे और वह इंसान सिर्फ कुछ मिलीमीटर अपनी गर्दन हिलाकर हर वार को ऐसे खारिज कर रहा था जैसे कोई परछाई से लड़ रहा हो। दुनिया उस रात हैरान रह गई थी कि कोई इंसान इतना बेखौफ कैसे हो सकता है कि वह दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपने दोनों हाथ नीचे गिरा दे और सामने वाले को दावत दे कि आकर मुझे मारो। लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आया कि यह कोई घमंड नहीं था। यह उस इंसान का दिमाग था जो बचपन के उस अंधेरे से तपकर निकला था जहां डर की परिभाषा ही बदल चुकी थी। उस इंसान का नाम था एंडरसन सिल्वा, जिसे दुनिया आगे चलकर द स्पाइडर के नाम से जानने वाली थी। लेकिन उस मकड़ी के जाले की बुनियाद किसी चमचमाते जिम में नहीं, बल्कि ब्राजील की उन तंग और बदबूदार गलियों में रखी गई थी जहां जिंदगी हर दिन इंसान से उसका आत्मसम्मान छीनने की कोशिश करती है। एंडरसन का जन्म ब्राजील के साओ पाउलो में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जहां शाम की रोटी का इंतजाम होना ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता था। हालात इतने बदतर थे कि जब एंडरसन सिर्फ 4 साल के थे तब उनके माता पिता ने अपनी लाचारी के आगे घुटने टेक दिए और उन्हें उनके चाचा और चाची के पास कृतिबा शहर भेज दिया ताकि कम से कम इस बच्चे को 2 वक्त का खाना मिल सके। जरा सोचिए, उस 4 साल के मासूम के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसे यह भी नहीं पता था कि उसे अपने ही माँ बाप से दूर क्यों भेजा जा रहा है। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंजता रहता था कि क्या वह अपने ही परिवार के लिए एक बोझ था। कृतिबा का वह इलाका कोई ऐशो आराम की जगह नहीं थी। वहां की पुलिस भी गलियों में घुसने से डरती थी और चारों तरफ सिर्फ अपराध, तंगी और मायूसी का साया था। एंडरसन की आंटी और अंकल ने उन्हें अपने बच्चों की तरह पालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब घर में कमाने वाला एक हो और खाने वाले कई, तो जरूरतें पूरी होना तो दूर, ख्वाहिशों का गला घोंटना मजबूरी बन जाता है। एंडरसन जब थोड़े बड़े हुए तो उन्हें समझ आने लगा कि गरीबी सिर्फ खाली पेट रहने का नाम नहीं है। गरीबी उस चुभन का नाम है जब आप अपने दोस्तों को स्कूल की नई ड्रेस या नए जूते पहने देखते हैं और आप खुद किसी दूसरे के उतारे हुए पुराने फटे कपड़ों में अपने बदन को ढकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस बचपन ने एंडरसन को वक्त से बहुत पहले ही बड़ा कर दिया था। वह मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते जरूर थे, लेकिन अंदर से हमेशा एक खालीपन महसूस करते थे जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसी खालीपन के बीच जब उन्होंने पहली बार मार्शल आर्ट्स की दुनिया को देखा तो उनके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। उन्हें लगा कि यही वह एक रास्ता है जो उन्हें इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकाल सकता है और उनकी पहचान बना सकता है। लेकिन उस दौर में ब्राजीलियन जू जित्सु और ताइक्वांडो जैसी कलाएं सिर्फ अमीरों के बच्चों का खेल मानी जाती थीं, क्योंकि उनकी अकादमियों की फीस इतनी ज्यादा होती थी जितनी एंडरसन के पूरे परिवार की महीने भर की कमाई भी नहीं थी। जब एंडरसन ने पहली बार एक जिम में जाकर दाखिला लेने की बात सोची तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया, क्योंकि उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे और न ही उनके पास वह खास ड्रेस थी जिसे पहनकर मैट पर कदम रखा जाता है। उस दिन उस बंद दरवाजे के बाहर खड़े होकर उस लड़के ने जो बेइज्जती और लाचारी महसूस की, उसने उसके दिल में किसी अंगारे की तरह आग सुलगा दी। उसने तय कर लिया कि हालात चाहे जितने भी जालिम क्यों न हो, वह इस कला को सीख कर रहेगा। पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, एंडरसन के पास एक ऐसी भूख थी जो किसी भी दीवार को गिरा सकती थी। वह हर शाम उस एकेडमी के बाहर जाकर खड़े हो जाते थे जहां अमीर घरों के लड़के ट्रेनिंग लिया करते थे। उस एकेडमी की दीवार पर एक छोटी सी खिड़की थी जो थोड़ी सी खुली रहती थी। एंडरसन उस खिड़की के नीचे घंटों छिपकर खड़े रहते थे और अपनी आंखें गड़ाकर देखते थे कि कोच किस तरह से मूव सिखा रहा है।
कौन सा पैर कहाँ पड़ रहा है, हाथों की ग्रिप कैसे बन रही है और शरीर का संतुलन कैसे साधा जा रहा है। जब क्लास खत्म हो जाती और सारे अमीर लड़के अपने चमकते हुए बैग लेकर गाड़ियों में बैठकर चले जाते, तब एंडरसन चुपचाप उस अंधेरी रात में अपने घर की कच्ची जमीन पर लौटते थे। उनके पास कोई मैट नहीं था, कोई पार्टनर नहीं था और न ही कोई गाइड करने वाला कोच। वह अपने फटे हुए गद्दे पर खुद ही गिरते थे, अपनी ही परछाई के साथ घंटों तक उन तकनीकों को दोहराते थे जो उन्होंने उस खिड़की से चोरी छिपे देखी थीं। कई बार उनके जोड़ों में इतना दर्द होता था कि रात को नींद नहीं आती थी, बदन पर नीले निशान पड़ जाते थे, लेकिन सुबह उठकर फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता था, क्योंकि वह जानते थे कि अगर आज रुक गए तो यह गरीबी उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी। जब उन्हें किसी तकनीक की असल ताकत को परखना होता था तो वह अपने दोस्तों से मिन्नतें करते थे कि कोई उन्हें अपनी पुरानी यूनिफॉर्म कुछ घंटों के लिए उधार दे दे, ताकि वह किसी लोकल मुकाबले या ओपन सेशन में जाकर चुपचाप लाइन में खड़े हो सकें। कई बार दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाया, कई बार लोगों ने ताने मारे कि एक भिखारी का बच्चा कभी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता और बेहतर होगा कि वह किसी दुकान पर झाड़ू लगाने का काम ढूंढ ले। वह ताने सीधे एंडरसन के सीने में खंजर की तरह चुभते थे, लेकिन उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस पूरे गुस्से, उस अपमान और उस दर्द को अपने अंदर एक शांत जहर की तरह जमा कर लिया। उन्होंने समझ लिया था कि अगर वह चिल्लाएंगे तो सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे, असली जवाब तो तब मिलेगा जब वह इस खेल के सबसे बड़े शिकारी बनकर उभरेंगे। सालों तक खिड़की से देखकर और अंधेरे कमरों में बिना किसी सहारे के अपनी गलतियों को खुद सुधारने की इस अजीबोगरीब ट्रेनिंग ने एंडरसन के दिमाग को एक ऐसी गहराई दे दी जो किसी भी आम फाइटर के पास नहीं थी, क्योंकि बाकी लोग तकनीक को किताबों और कोच के इशारों पर सीखते थे, जबकि एंडरसन ने तकनीक को अपने वजूद की लड़ाई बनाकर अपनी नसों में उतार लिया था। यही वह दौर था जिसने एंडरसन सिल्वा के भीतर एक ऐसे शांत शिकारी को जन्म दिया जिसकी आंखों में कभी घबराहट की एक लकीर भी नहीं दिखती थी, क्योंकि जो इंसान बचपन में हर दिन भूख, बेइज्जती और लाचारी के खौफनाक पंजों से बचकर निकला हो, उसके लिए पिंजरे के अंदर किसी दूसरे इंसान का मुक्का कोई बहुत बड़ा डर नहीं रह जाता। जब एंडरसन ने प्रोफेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रखा तो शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दुबला पतला, शांत दिखने वाला ब्राजीलियाई लड़का पूरे खेल के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जब वह ऑक्टागन के अंदर उतरते थे तो उनका पूरा बर्ताव बाकी आक्रामक और दहाड़ने वाले फाइटर्स से बिल्कुल उलट होता था। वह कभी भी गुस्से में आगे नहीं भागते थे, कभी बेतुके वार नहीं करते थे, बल्कि पिंजरे के बीचों बीच एक ठहराव के साथ खड़े हो जाते थे, मानो वह किसी तूफान के बीच में खड़ी एक चट्टान हो। दुनिया ने देखा कि जब सामने वाला फाइटर अपनी पूरी ताकत और नफरत के साथ एंडरसन पर टूट पड़ता था तो एंडरसन पीछे हटने या अपने चेहरे को हाथों से ढकने के बजाय अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिका लेते थे और अपनी ठुड्डी को थोड़ा आगे निकाल देते थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कमेंटेटर्स से लेकर लाखों दर्शक अपनी सांसें रोक लेते थे, क्योंकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की सबसे बुनियादी सीख यही होती है कि कभी भी अपने डिफेंस को नीचे मत गिराओ। लेकिन एंडरसन सिल्वा के लिए यह कोई तमाशा या लापरवाही नहीं थी, यह उनके दिमाग और शरीर का वह तालमेल था जिसे आधुनिक न्यूरोसाइकोलॉजी में डीप फ्लो स्टेट और विजुअल प्रीकॉग्निशन कहा जाता है। जब कोई आम इंसान किसी खतरे को अपनी तरफ आते देखता है तो उसका दिमाग डर के मारे एड्रेनालाइन का सैलाब पैदा कर देता है, जिससे उसकी मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और आंखों की देखने की चौड़ाई, जिसे हम पेरिफेरल विजन कहते हैं, वह सिकुड़कर सिर्फ उस खतरे पर टिक जाती है। लेकिन एंडरसन का दिमाग उस अंधेरे बचपन की वजह से इस खतरे के माहौल को एक अलग ही नजरिए से प्रोसेस करता था। उनके दिल की धड़कन उस सबसे खौफनाक पल में भी बिल्कुल सामान्य रहती थी, जिससे उनका दिमाग सामने वाले विरोधी के शरीर के सबसे छोटे सिग्नल को भी पकड़ लेता था, जैसे कंधे का हल्का सा मुड़ना, पंजों का जमीन पर थोड़ा सा दबना या विरोधी की पलकों का एक मिलीसेकंड के लिए झपकना, जो यह बता देता था कि अगला पंच किस दिशा से और किस रफ्तार से आने वाला है। यही वजह थी कि जब फॉरेस्ट ग्रिफिन जैसे विश्व चैंपियन फाइटर ने पूरी रफ्तार से मुक्के बरसाए
तो एंडरसन को वे मुक्के स्लो मोशन में आते हुए महसूस हो रहे थे और वह अपनी गर्दन को सिर्फ कुछ सेंटीमीटर इस तरह झुका लेते थे कि मुक्का उनकी त्वचा को लगभग छूता हुआ हवा में निकल जाता था। सामने वाले फाइटर के दिमाग पर इसका जो असर पड़ता था वह किसी भी भारी चोट से 10 गुना ज्यादा घातक होता था, क्योंकि जब आप अपनी पूरी जिंदगी की सबसे ताकतवर स्ट्राइक किसी के चेहरे पर मारते हैं और वह इंसान अपनी पलक तक नहीं झपकाता, बस मुस्कुराकर आपकी आंखों में देखता रहता है, तो आपके अंदर का हौसला एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। विरोधी को लगने लगता था कि वह किसी हार्ड मांस के इंसान से नहीं लड़ रहा है, बल्कि किसी ऐसी रूह या परछाई से मुकाबला कर रहा है जिसे छूना भी नामुमकिन है। और जैसे ही विरोधी के मन में यह बेबसी और उलझन पैदा होती थी, एंडरसन का काम पूरा हो जाता था। वह विरोधी को अपने उस बनाए हुए मनोवैज्ञानिक जाल में खींच लेते थे जहां विरोधी थक जाता था, अपनी लय खो बैठता था और अंधाधुंध वार करने की गलती कर देता था। और ठीक उसी मिलीसेकंड में जब विरोधी का संतुलन बिगड़ता था, एंडरसन का एक सटीक और लेजर जैसा पंच निकलता था जो बिना किसी अतिरिक्त ताकत के सीधे सामने वाले के जबड़े पर जाकर गिरता था और मुकाबला वहीं खत्म हो जाता था। यह कोई चमत्कार नहीं था और न ही कोई जादुई ताकत थी। यह सालों तक उस खिड़की के बाहर खड़े होकर सीखी गई ऑब्जर्वेशन की ताकत थी, जहां उन्होंने बिना कोच के सिर्फ देखकर यह समझा था कि इंसानी शरीर कैसे काम करता है, हड्डियां किस कोण पर मुड़ती हैं और इंसान का दिमाग दबाव में आकर किस तरह की गलतियां दोहराता है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और जब आपने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दौर बहुत पहले ही देख लिया होता है, तो आपके अंदर से हारने का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। और जिस इंसान के अंदर से डर निकल जाता है, उसकी एकाग्रता इतनी गहरी हो जाती है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे विचलित नहीं कर सकती। एंडरसन सिल्वा ने दुनिया को यह साबित करके दिखाया कि असली ताकत कभी भी आपकी मांसपेशियों के आकार या आपके आक्रामक तेवरों में नहीं होती। असली ताकत उस खामोशी में होती है जो आप उस वक्त बनाए रखते हैं जब आपके चारों तरफ तबाही मची हो। और यह वह सबक था जो उन्हें किसी महंगे जिम के कोच ने नहीं, बल्कि ब्राजील की उन अंधेरी गलियों और फटे हुए गद्दों ने सिखाया था, जहां उन्होंने खुद को एक शून्य से उठाकर इतिहास का सबसे बड़ा लीजेंड बना दिया। अगर आप आज अपनी जिंदगी के किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां साधन नहीं है, लोग आपकी काबिलियत पर हंस रहे हैं, या आपको लग रहा है कि किस्मत ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो एंडरसन सिल्वा की इस कहानी को अपने सीने में संभाल कर रखना। जब आपके पास सुविधाएं नहीं होती, तो वही कमी आपको बाकी दुनिया से अलग और ज्यादा पैना बनाती है, बशर्ते आप अपनी परिस्थितियों को अपनी लाचारी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ट्रेनिंग मान लें। जिन बंद कमरों में, जिस अंधेरे में और जिन मुश्किलों में आप आज अकेले तप रहे हैं, वही एक दिन आपके भीतर वह ठहराव पैदा करेंगी जो आने वाले कल में दुनिया के बड़े से बड़े तूफानों को आपकी आंखों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। असली योद्धा वह नहीं होता जिसके पास लड़ने के लिए सबसे अच्छे हथियार होते हैं, बल्कि असली योद्धा वह होता है जो टूटे हुए हालातों के बीच भी अपनी आत्मा को कभी झुकने नहीं देता और अपने सबसे बड़े दर्द को अपनी सबसे अचूक ताकत बना लेता है।